का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। आज इस वीडियो ब्लॉग में ये बात नहीं करने वाले कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि भारत में जितने भी शासक हुए, जितने भी उत्तम शासक हुए, उनमें से ये एक था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे की लाशों पर पैर रखकर मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। अगर हम इतिहासकारों की बात माने तो 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में भारत के उत्तम शासकों में से एक का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ता है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज की छठी संतान रहता है और तीसरा बेटा रहता है। असल
में शाहजहां प्रारंभ से ही औरंगजेब की बागी तेवर की वजह से उसे पसंद नहीं करता है। ज्यादातर शाहजहां औरंग को दरबार से दूर रखने के लिए सैन्य अभियानों में भेज दिया करता था। शाहजहां ने औरंग को अपनी राजधानी से दूर रखने के लिए महज 16 साल की उम्र में 1934 में दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन इसकी उलट शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने पास रखता था, दरबार में रखता था, उसे किसी भी सैन्य अभियान में नहीं भेजता था। लेकिन आगरा के राजमहल में सत्ता के संघर्ष की नींव उस वक्त पड़ती है जब शाहजहां ये घोषणा करता है कि अगला हिंदुस्तान का बादशाह उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह होगा। जैसे ही इस घोषणा की खबर शाहजहां के बाकी बेटों के पास पहुंचती है, वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध करता है औरंगजेब। इसके बाद सत्ता के संघर्ष की खूनी कहानी उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध को सामूगढ़ युद्ध नाम दिया जाता है। ये युद्ध 16 मई 1658 को आगरा से कुछ ही मील दूर संभल में लड़ा जाता है। इस युद्ध में दारा शिकोह की ओर से 60,000 सैनिक थे और औरंगजेब की तरफ से 40,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। कुशल युद्ध नीति और प्रशिक्षित सैनिकों के बल पर औरंग ने दारा शिकोह को रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दारा शिकोह दिल्ली होते हुए लाहौर फिर गुजरात भाग गया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने किया है। यह युद्ध औरंगजेब के लिए निर्णायक साबित होता है। इस युद्ध के बाद उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। शाहजहां को बंदी बनाने में उसके बेटे सुल्तान ने भी काफी योगदान किया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद में रखा और उस 8 साल के दौरान कभी भी वो अपने पिता से मिलने नहीं गया। यहाँ तक कि जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उसके जनाजे को कंधा तक नहीं देने जाता है। इतिहासकारों की बात माने तो शाहजहां के जनाजे को कंधा वहां के कुछ किन्नर ने दिया था। दारा शिकोह सामूगढ़ युद्ध हारने के बाद एक बार फिर से गुजरात के गवर्नर से मदद लेता है, सेना तैयार करता है और फिर से औरंगजेब से युद्ध करता है, लेकिन इस बार भी वो हार जाता है और अंत में वह सिंध भाग गया। लेकिन अफगानी सरदार मोहम्मद बख्शी और मलिक जीत ने धोखे से दारा शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया। औरंग ने दारा शिकोह को इस्लाम विरोधी होने का, शिया समर्थक होने का, हिंदू समर्थक होने का और शरीयत का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया और आदेश दिया इसे फांसी दे दी जाए और इसके सर को काट के हमारे सामने ले आया जाए। औरंगजेब के इस आदेश के बाद फतेहाबाद में 30 अगस्त 1959 को दारा शिकोह को फांसी दे दी जाती है। उसकी गर्दन को काट दिया जाता है और उस कटी हुई गर्दन को औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब की क्रूरता यहीं तक नहीं रुकती है, वो अपने भाई के सर का प्रदर्शन पूरे शहर में करवाता है, थाली में सजवाता है और अपने पिता शाहजहां के पास भिजवाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह के कटे सर का प्रदर्शन इसलिए करवाया था कि लोगों के मन में डर बैठ सके, अगर वो सत्ता और धर्म के लिए वो अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है तो दूसरों के साथ वो क्या करेगा। औरंगजेब सत्ता के लिए इतना पागल हो चुका था कि सत्ता के बीच में जितने भी कांटे थे उनको निकाल देना चाहता था। वह एकदम रक्त पिपासु बन चुका था। उसने अपने दूसरे मुराद बख्श को भी नहीं छोड़ा, जिसने दारा शिकोह को हराने में औरंगजेब की मदद की थी। मुराद बख्श पर शराब पीने का, अराजकता फैलाने का आरोप लगाया जाता है और 1661 में उसको जहर देके मार दिया जाता है। और इसके बाद औरंग अपने तीसरे भाई सुजा के साथ भी यही करता है। औरंगजेब अपने पिता और भाइयों की हत्या करने के बाद भी नहीं रुकता है। उसे लगता है कि अभी भी सिंहासन के रास्ते में एक कांटा है और वो कांटा था उसका खुद का बेटा सुल्तान मोहम्मद अकबर। वही सुल्तान मोहम्मद अकबर जिसने शाहजहां को कैद किया था, औरंगजेब को सत्ता दिलवाई थी। सुल्तान हमेशा औरंग की नीतियों के खिलाफ रहता था और यही कारण था कि औरंगजेब के मन में हमेशा वो चुभता था। इसीलिए औरंगजेब उसको अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सुल्तान औरंगजेब के डर से फारस भाग गया और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने षड्यंत्र करके सुल्तान को मरवा दिया। औरंगजेब सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए, धार्मिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए पिता, भाई, बेटा, सिख, हिंदू, मराठा जो भी स्थान गया, हर किसी के लिए सिर्फ एक ही नीति अपनाई, रक्त रंजित करने की। 1674-75 के आसपास कश्मीरी पंडितों ने व अन्य जगहों के हिंदुओं ने सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर के समक्ष प्रार्थना की कि ना तो अब हम सुरक्षित हैं, ना ही अब हमारा धर्म सुरक्षित है। जिसके बाद गुरुदेव औरंगजेब का प्रतिरोध करने के लिए अपने 3 शिष्यों के साथ आगरा पहुंच जाते हैं, जहां उनको बंदी बनाया जाता है, औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब उनसे कहता है कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मैं तिल तिल कट के मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। उनके सामने उनके 3 शिष्यों को काट दिया जाता है और अंत में जब गुरु तेग बहादुर इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको भी फांसी दे दी जाती है और उनकी गर्दन को काट दिया जाता है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी जब संगमेश्वर में ये कुछ योजना बना रहे होते हैं तो कुछ उनके ही लोगों ने धोखा दे दिया और इस धोखे की वजह से वो मुगल चंगुल में फंस जाते हैं और उसके बाद उनको लाया जाता है औरंगजेब के सामने और औरंगजेब संभाजी के ऊपर गंभीर आरोप लगाता है और उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा।
संभाजी इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और जैसे इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं उसके बाद औरंगजेब की यातनाओं का सिलसिला शुरू होता है। औरंगजेब ने संभाजी के साथ क्रूरता की हद पार कर देता है। वो संभाजी के शरीर को लोहे के पंजे से चिरवा देता है, उसमें नमक भरवा देता है। जब इतने पर भी संभाजी इस्लाम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते तो उनकी आंखें फड़वा देता है। फिर भी नहीं मानते हैं तो उनकी जीभ को कटवा देता है और अंत में जब संभाजी उसके सामने नहीं झुकते हैं उनकी गर्दन को कटवा देता है, उनके शरीर को कटवा के नदी में फेंकवा देता है। औरंगजेब अति क्रूर और एक धर्मांध शासक था। उसने क्रूरता के साथ साथ धर्मांधता की भी हदें पार कर दी थी। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में हिंदू और सिखों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए यातनाएं दी। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनको छोड़ दिया गया और जिन्होंने नहीं कबूल किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। गैर मुसलमानों के ऊपर जजिया कर ला दिया गया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सके। हिंदू के प्रमुख मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई जिससे उनका आत्मविश्वास टूटे, उनका मनोबल टूटे। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में भारत की आबादी इस्लाम में परिवर्तित हो जाए। जिन लोगों में साहस न रहा वो लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिए और गांव के गांव पहले हिंदू या फिर सिख हुआ करते थे जो अब मुस्लिम बन चुके थे। औरंगजेब के बारे में एक बात और कही जाती है कि औरंगजेब एक पक्का मुसलमान था। वो कुरान और शरीयत को अक्षरशः फॉलो करता था और उसी के अनुसार शासन चलाता था। अगर ये बात सच है कि औरंगजेब ने भारत पर कुरान और शरीयत के अनुसार शासन किया तो एक बार पूरी मानव सभ्यता को सोचने की जरूरत है। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए और धर्म का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को काट कर सिर्फ इसलिए रख दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं उसके बाद अगर उसको अपना हीरो चुनते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग समाज के लिए सिर्फ समस्या बनेंगे, समाधान कभी नहीं बनेंगे। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर देखा गया है लोगों को न्यूडिटी, सेक्सुअल वायलेंस यही चीजें अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, राजा महाराजा के टाइम बात करें, उस टाइम पर राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए लोगों को लड़ाते थे, जानवरों को आपस में लड़ाते थे, डांस देखते थे, इस तरीके की चीजें होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला इन सब चीजों का प्रारूप भी बदला। अगर हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करें और स्पेशली इसमें न्यूडिटी और वायलेंस को लेकर बात करें तो यहाँ का कल्चर उतना ओपन नहीं जितना कि वेस्टर्न कल्चर ओपन है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे तो वहाँ पे न्यूडिटी को लेकर बहुत ज्यादा लोग ओपन है, उतना भारतीय संस्कृति में नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीजें भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अक्सर आपने एक चीज नोटिस की होगी, कहीं अगर झगड़ा हो जाता है तो हम उस झगड़े से संबंधित हों या ना हो लेकिन उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। सेम चीज न्यूडिटी को लेके भी है, उसकी तरफ भी लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता है। प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पे न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी को लेके एक ट्रेंड चल गया है। अगर कोई लड़का है तो गाली गलौज करेगा, अगर कोई लड़की है अपनी बॉडी को एक्सपोज करेगी। हालांकि अब लड़कियां भी गाली देने में लड़कों से पीछे नहीं है। ये ट्रेंड बहुत तेजी से इंडिया में फैल रहा है और फैलने का कारण ये है कि इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बेशर्मी की जरूरत होती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे इंडिया गॉट टैलेंट का एक एपिसोड रिलीज होता है और इस एपिसोड रिलीज होने के बाद न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी को लेके बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है और सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है रणबीर इलाहाबादिया को। रीजन क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रणबीर इलाहाबादिया ने अपनी एक अलग इमेज बनाई। उन्हें इमेज बनाई कि बहुत इनोसेंट पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, योगा करते हैं, पूजा करते हैं, इस तरीके का उन्होंने अपना एक इमेज बना के रखा हुआ था और इसी इमेज के आधार पे वो पॉडकास्ट करते थे। कभी भी आप उनके पॉडकास्ट को देखिए, कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति आया हुआ हो उससे कैसे वो कनेक्ट होते हैं, एक्सप्रेशन देखिए ऐसे लगता है उसमें बंदा खो गया है। लेकिन अगर आप इस तरीके की इमेज बनाते हैं और फिर एक ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जो न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देता है और माता पिता के ऊपर इतनी गंदी सोच है तो जाहिर सी बात है बवाल होना तय है। अगर हम इंडिया गॉट टैलेंट शो की बात करें तो इस तरीके के जितने शो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। 80 से 90% चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से तय होती है कि आपको प्रोग्राम में बोलना क्या है। हो सकता है रणबीर इलाहाबादी ने जो भी कुछ कहा वो स्क्रिप्टेड रहा हो, ये भी हो सकता है नहीं रहा हो। हालांकि रणबीर ये जानते थे कि अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट यूज करेंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चीजें इस लेवल पर चली जाएंगी कि हमारा नुकसान हो सकता है। जो भी कुछ कहा वो पीआर के लिए किया, अलग बात है, इनके फेवर में नहीं। अब ये चीजें स्क्रिप्टेड थी या नहीं थी इसको रणबीर इलाहाबादिया ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद रणबीर इलाहाबादिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके फॉलोवर लगातार घट रहे हैं और सबसे बड़ी बात फॉलो कर दिया और उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर रणबीर इलाहाबादिया को बहुत सारे लोग अनफॉलो कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो आता है बी प्रैंक का, बी प्रैंक कहते हैं कि उनका एक पॉडकास्ट होगा रणबीर इलाहाबादिया के साथ, यानी कि
नुकसान ही दिख रहा है और फायदा कहीं से नहीं दिख रहा है। हालांकि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। समय रैना का जैसे ये एपिसोड आता है और जैसे इस पे बॉल बजता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मांग करने लगते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाल दो, फांसी दे दो, इतने साल सजा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या न्यूडिटी सेक्सुअलिटी के लिए सिर्फ ये शो जिम्मेदार है या समय रैना अपूर्वा जिम्मेदार है? इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट पुराने समय से आ रहे हैं। अगर हम टीवी शोज के बारे में बात करें तो कई टीवी शो ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों का डांस कंपटीशन करवाते हैं और उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिनमें उनकी बॉडी एक्सपोज होती है, यानी कि उनको पूरा एडल्ट दिखाया जाता है इतनी छोटी उम्र में। बिग बॉस जैसे शो में पोर्न स्टार को बुलाया जाता है, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं और ऐसे सोच को हमारे देश की फैमिली साथ में बैठ के देखती है। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, भारत में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्पेशली इंस्टाग्राम, वहां पर छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, शिक्षक दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को एकदम छोटे छोटे कपड़े पहना के वहां पे डांस कराया जा रहा है और साथ में उनके पेरेंट्स, उनके टीचर बैठ के ताली बजा रहे हैं। जब इस तरीके का देश का माहौल है तो फिर आप न्यूडिटी सेक्सुअलिटी को कैसे हटा सकते हैं? सिर्फ किसी एक शो के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके का कंटेंट बनाने वाले लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई होने लगे तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाएगा और इस तरीके के कंटेंट बनाना छोड़ देंगे और इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा उस यूथ को जो सोचता है कि इस तरीके के काम करके हम आगे जा सकते हैं, अपने लिए फॉलोअर बना सकते हैं और हम एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं के साथ है क्योंकि ये बहुत ही अनमेच्योर होते हैं, इनको समझ नहीं होती। वो इस एज में होते हैं कि उनको हर एक चीज जल्दी चाहिए होती है और रास्ता कोई भी हो तो सबसे इजी रास्ता उनको यही लगता है, इसीलिए वो इस ट्रैक पे आ जाते हैं। जब उनके पढ़ने की समय होती है तो वो रील बनाते हैं, अपने लिए फॉलोअर इकट्ठा करते हैं, वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी कड़े रूल बनाया जाए। साथ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पर ये कंटेंट अपलोड किए जाते हैं उनके लिए भी रूल बनाया जाए कि इस तरीके के कंटेंट को अप्रूव ना करें, तभी जाके कुछ हो सकता है। सिर्फ एक जगह पे कार्रवाई करने से मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा बदलाव होने वाला है। आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इनमें से एक नया एक्सपेरिमेंट आया हुआ है डार्क ह्यूमर। लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे कॉमेडी शो चला रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन सारे वीडियोस में, इन सारे शोज में कहीं से भी कॉमेडी नहीं दिखती है। सिर्फ उसमें दिखता है अब्यूजिव कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, गाली गलौज जैसा कंटेंट और ये चीजें हमारे समाज में कहीं न कहीं एक टॉक्सिक कल्चर को जन्म दे रही हैं। एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट जिसका एक एपिसोड रिलीज होता है जिसमें जज होते हैं समय रैना, आशीष चिंचलानी, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा तनेजा। जैसे ही ये शो रिलीज होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता है इस शो का बहुत ज्यादा विरोध होने लगता है और सबसे ज्यादा विरोध होता है रणवीर इलाहाबादिया का। सबसे पहले आप रणवीर इलाहाबादिया की इस क्लिप को सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। 2 crore in cash, you'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है स्क्रिप्ट में रणवीर इलाहाबादिया कह रहे हैं कि अगर मैं आपको 2 करोड़ रुपए का ऑफर दूं तो क्या आप मेरे डिक को सक करेंगे? आप बताइए, ये लाइन जो बोली गई है, जो ये सेंटेंस बोला गया, कहीं से कॉमेडी लगता है? अगर आप इसको शुद्ध रूप से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो ये गाली के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए रणवीर इलाहाबादिया की दूसरी क्लिप में ये क्या बोलते हैं। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? इस बंदे ने माता पिता को लेके, पेरेंट्स को लेके जिस तरीके की सोच को प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है दुनिया का कोई भी कल्चर हो, कोई भी देश हो, कितना भी ओपन संस्कृति क्यों ना हो वहाँ की, लेकिन वो भी वहाँ पे इस तरीके से अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए सोच नहीं रखते होंगे। रणवीर इलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट की माँ के साथ है। सबसे पहले उस पॉडकास्ट का कुछ हिस्सा आप सुन लीजिए कि माँ क्या कहती है। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. Like what? I made sure you study. I made sure you learn the basic things. I think I also gave you good principles that hard work leads to reward. उनकी माँ कहती मैंने आपको संस्कार दिया है, मैंने आपको सिद्धांत सिखाए, मैंने आपको वैल्यू सिखाई है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया का ये वीडियो क्लिप आने के बाद तो ऐसा नहीं लगता इस आदमी के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज भी है। रणवीर इलाहाबादिया एक बड़े यूट्यूबर हैं, ये पॉडकास्ट करते हैं। इनके पॉडकास्ट में बहुत ही बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग आते हैं। इसके साथ साथ धार्मिक लोग भी आते हैं और आध्यात्मिक लोग भी आते हैं। और ये बंदा जब पॉडकास्ट ले रहा होता है तो ऐसे लगता है उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऐसे लगता है इसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रभाव धार्मिक चीजों का है, आध्यात्मिक चीजों का है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं।
ये अपने पॉडकास्ट को चलाने के लिए, फेमस होने के लिए उनके साथ जुड़ता तो है, लेकिन इसके अंदर कहीं से भी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। रणबीर इलाहाबादिया के साथ एक लेडी जज रहती है जिसका नाम है अपूर्वा तनेजा। सबसे पहले इस क्लिप को सुनिए कि अपूर्वा तनेजा क्या बोल रही है। वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े। अपूर्वा तनेजा बोल रही है कि जिस वजाइना से तू बाहर आया है, दोबारा क्या तूने उस वजाइना को देखा है? आप सोच सकते हैं एक फीमेल होके फीमेल के लिए किस तरीके का भाव उसके अंदर है। हमारे जैसे बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई जो अपने देश की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए जौहर को स्वीकार कर लेती है, जिनको देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे समाज में हमेशा से महिलाओं को एक जननी के रूप में जाना जाता है जो नए जीवन को जन्म देती है, और इसीलिए उनको देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो अपूर्वा तनेजा कर रही हैं वो हमारे संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। मुझे लगता है दुनिया की किसी भी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ एक टॉक्सिक कल्चर को जन्म दे रही है जो समाज के लिए पॉइजन है। तीसरी क्लिप समय रैना की है। समय रैना क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप उसको सुनिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों, पर एक हाथ से मुट्ठी जरूर मारी जा सकती है। इसका कोई पॉइंट नहीं है, पर बोलने में मजा आ रहा है तो बोल रहा हूँ। समय रैना बोलने कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन एक हाथ से दूसरी चीजें हो सकती है। अभी जो समय रैना का शो है इंडिया गॉट टैलेंट, अगर आप इसके सारे एपिसोड को एनालिसिस करेंगे तो सभी में एक ही कॉमन पाएंगे। सब में न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, गाली गलौज से ये शो भरा पड़ा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब ऐसे लोगों को लाइमलाइट मिलता है, ऐसे लोगों को बड़ा मंच मिलता है, लोग केबीसी में जाते हैं, लोगों को अवार्ड मिलता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा यूथ। रीजन क्या है? उसको लगता है कि ये काम बहुत ईजी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज करनी है, उसके बाद आप वायरल हो जाएंगे, आपको बड़ा मंच मिलेगा, बड़ी जगह पे लोग बुलाएंगे, आप एक प्रसिद्ध हो जाएंगे, और फिर उन्हीं लोगों को फॉलो दूसरे लोग करेंगे। तो समाज में एक तरह की गंदगी फैलाने की चेन बन जाएगी। इसलिए ऐसे सोच का बंद होना बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के लिए एक जहर है। ये समाज में सिर्फ पॉइजन फैला रहे हैं और कुछ नहीं फैला रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का कहीं से भी न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी जैसा कल्चर नहीं रहा है। जानबूझ के इस तरीके के कल्चर को फैलाया जा रहा है और ये सिर्फ एक पॉइजन का काम कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। साथ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के कंटेंट को अप्रूव ना करें जो वहाँ के समाज के, वहाँ के कल्चर के हिसाब से ना हो। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का एक बहुत ही इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है इस तरीके से विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़े हैं और अपने पास बैठा की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं विनोद कांबली को लेकर और सचिन तेंदुलकर के दोस्त को लेकर। ये वीडियो उस वक्त का है जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की गुरु रहे रमाकांत आचरेकर की स्मृति का अनावरण होना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले एक बार हम विनोद कांबली के में अब तक मौत हो चुकी है। अगर हम 1900 के आसपास की बात करें, 1910 1920 के आसपास की बात करें, उस वक्त इराक का नाम फारस
औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि भारत में जितने भी शासक हुए, जितने भी उत्तम शासक हुए, उनमें से एक था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे की लाशों पर पैर रखकर मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। अगर हम इतिहासकारों की बात माने तो 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की, वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम कर लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छुड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं।
तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है,
किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी।
लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइन से लेके प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि मालामाल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं।
हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेकर बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो
वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। तो 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय को बंद करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो
वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था,
उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था।
सोचिए उस लड़की ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं सर। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में
35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत
बिक रहा था और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सोम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी
और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, तो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे।
उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के। इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया। पता चलता है कि छोटे बड़े बिजनेस एक नाम के पास 130 और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया।
अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस
इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि उस सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी
गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी, देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी, देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है,
उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताया तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है।
तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा,
जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इतना आकाश कुमार यादव बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट टेक्नोलॉजी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का निर्माण होता है उसके आसपास इकोनॉमिक, चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए,
स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की। वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं।
हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि
वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जति देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी
वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था,
उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातुन बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम
बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में
35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर
फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था।
आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे।
उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी, देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो
2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने
सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी
देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है,
उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं,
जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिस्टम से हम समझ सकते हैं। जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है।
जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस
इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। तो 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेकर बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया।
2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है।
अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है।
अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेकर होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी।
उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम
बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में
35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य जो में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था।
फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला
पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस
इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने
अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इतना आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला,
जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर
जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल, उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं,
जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं,
जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है।
जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है,
ना ही इस्लामिक चीजों को लेके उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा। शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया।
2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है।
अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है।
अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी।
उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। तो 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 तक प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि उस सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं।
घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। तो 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में
35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था।
फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी, और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिल किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य रूप में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम में समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युग जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम
आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40,000 रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी
और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे।
उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम कर लोगों को चाय पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्च मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के सिर्फ 45 दिन में
40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो मालामाल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ महीने की इकोनॉमिक सिस्टम से आप समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुब्रमण्यपति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे
कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास अपनी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे तो आज इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है, इस तरह के सवाल ना क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव को 1 लाख रुपया कमा के देती है। अगर टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युग जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। प्रकाश कुमार यादव गाँव के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातुन बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। चाय कलेक्टर के दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एक लड़के ने बताया कि वो जाके मार्केट में चंदन लगाता था। आप चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो
तो 2025 के इस महाकुंभ में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बोलने लगी तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्दिष्ट महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया।
2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेकर होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा
एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार है, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे, बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है।
अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो मालामाल हो गए हैं। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, इसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कि धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके का धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए। एक नाव जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था।
सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातुन बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्ग मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से मार्ग मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस मार्ग मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसमें पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 20 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातुन बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार
4 बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेकर बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य रूप में सालों बिजनेस करेंगे तभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लिए पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, उमरियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 30 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम प्रजापति बताता
आता है कोई मेले में टी स्टॉल लगा रहा है और लगभग पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा है। फिर चाय का दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्केट में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से मार्ग मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई। आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, जीता जती देता छप्पर फाड़। 2025 के महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ तक कि सरकार ने सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस मार्च मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहाँ लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर। आज इस वीडियो ब्लॉग में ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ आपको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रहने वाले इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की, सामान्य दिनों में सालों तक इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ उन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किया। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, 45 दिन तक नाव चला है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमाता है। टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग 30 करोड़ का बिजनेस किया है। उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। ये जो महाकुंभ में दातुन बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, यहाँ के रहने वाले हैं। घर पे कार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताया तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति, बताता है वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय बंद करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट
एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्च मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट के पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से मार्च मेले में चला करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, साग बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे अभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसीज से लेकर जो वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि बड़ा मालूम है। आपने गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर पार्टी 2025 के महाकुंभ में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर पार्टी मिली है। इस मान मेले की कॉम्पिटिशन से समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आस-पास पूरी इकोनॉमिक, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे दक्षिण भारत में बड़े-बड़े मंदिर हो, उसके आस-पास लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, खाते हैं, लोग पैसे पे करते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में वृद्धि होती है। जो लोग करते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आज इस वीडियो को सकता है ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोग मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह का सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही सनातन चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेहड़ी वाले से लेकर होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युग जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव है। बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम कर लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्च मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके
छोड़ा करते थे, उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी, देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले की इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, इसके लिए पैसे पे करते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे बन जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेहड़ी वाले से लेकर होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक जो महाकुंभ में सिर्फ दातुन बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातुन बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम कुलकर्णी, बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस
इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले की इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमिक होती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, इसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है, इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देखा गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेकर होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक ये जो महाकुंभ में सिर्फ कार्टून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, परियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू नाखून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति, बताता है कि मेले में स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। चाय का दफ्तर की दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू कर दी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रा को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे, अभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट
गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसकी लोग पैसे पे करते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की, वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कि मेरे में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी, वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे, इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है।
चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आज की इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि उस सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ उन्होंने 45 दिन में कमाया। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी, तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। तो 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सोम प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बेच रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेकर बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें, 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि उस सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक की सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया। तो इस माघ मेले की इकोनॉमी से हम समझ सकते हैं, जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है,
सारे काम किए जाते हैं अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किया। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव पे 1 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। ये कि जो महाकुंभ में से नाव बेच रहा था उसकी एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था, बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। नाम आकाश कुमार यादव, हम बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातुन बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम था सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेकर बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए को चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना है इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में
छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में इन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपया कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, उमरियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सोम प्रजापति बताता है कुंभ मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय का दफ्तर के दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्च मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से मार्च मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिनों में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब भी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस मार्च मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं।
130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युग जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, खपड़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि मेले में स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से पानी की इनकम से फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज में होटल इंडस्ट्री की बात करें 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जब देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या लेकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की कि वो सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, वो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है।
एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्च मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि उस सामान्य लोग में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो मालामाल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। तो 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस मार्च मेले के इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, इसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं उनके बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देगा। 2025 के इस महाकुंभ में रहने वाले से लेकर उत्तर वाले तक जितने भी बिजनेसमैन, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की, उस सामान्य दिनों में सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ उन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी, 45 दिन तक नाव चलाता है, उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया है। एक युवक जो महाकुंभ में सिर्फ दातून बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातून को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। सोचिए उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। मेरा नाम आकाश कुमार यादव है।
बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में 35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा सुमन प्रजापति बताता है कि वो मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ माघ मेले में चंदन लगाता था। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया है। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको भी रोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थ यात्रियों को लेके बाइक से माघ मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए वो चार्ज करते थे। इससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, धार्मिक पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य दिन में सालों बिजनेस करेंगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहां पर रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ ने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस माघ मेले की इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं क्योंकि जब वहां पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, इसके लोग पैसे पे करते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन बनाने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कहीं पे कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर उठता है। इस तरह के सवाल ना तो क्रिश्चियनिटी को लेकर उठता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर उठता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में भी ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हमको आर्थिक दृष्टि से क्या देकर गया। 2025 के इस महाकुंभ में रेडी वाले से लेके होटल वाले तक जितने भी बिजनेसमैन थे, वो चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इस 45 दिन में उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की, सालों तक बिजनेस करते तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जो सिर्फ इन्होंने 45 दिन में कमाया है। अगर हम इस महाकुंभ के कुछ डाटा को एनालिसिस करें तो पता चलता है कि छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन तक कई गुना प्रॉफिट जनरेट किए हैं। एक नाविक जिसके पास 130 नाव थी तो 45 दिन तक नाव चलाता है और उसकी हर एक नाव 23 लाख रुपए कमा के देती है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो लगभग उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया है। अब उस नाविक का कहना है कि अगर मैं सालों बिजनेस करता तो इतना पैसा नहीं कमा पाता जो मैंने सिर्फ 45 दिन में कमाया। बेच रहा था, उसके एक दिन की इनकम 11,000 रुपए थी। उसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 0% का इन्वेस्टमेंट था। सिर्फ पेड़ से दातुन को तोड़ के लाता था, उसे काटता था और बेचता था। उस लड़के ने बिना इन्वेस्टमेंट के वहां से पैसे कमाए। इसका नाम आकाश कुमार यादव, बढ़ियाओं के रहने वाले हैं। घर पे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, तो हम अपनी जब गर्लफ्रेंड को बताए तो रोने लगी। तो बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे और महाकुंभ में बिजनेस करो। तो उसने बोला कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो और अच्छा पैसा कमाओ। 5 से 6 दिन में
35 से 40 हजार रुपए कमाया। इसी तरीके से एक लड़का जिसका नाम होगा शुभम प्रजापति बताता है कुंभ मेले में टी स्टॉल लगा रहा था और लगभग वो पर डे 5,000 रुपए से अधिक इनकम जनरेट कर रहा था। फिर चाय खत्म करके दोपहर में ज्यादा कस्टमर थे नहीं, इसीलिए मैं आराम से बैठा था। फिर शाम को वापस चाय बेचनी शुरू करी और चाय के साथ साथ पानी भी बहुत बिक रहा था। और रात तक घूम घूम के लोगों को चाय पिला पिला के मैंने 7,000 रुपए की सेल में 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और एक लड़के ने बताया कि वो जाके सिर्फ मार्ग मेले में चंदन लगा। आप सोचिए चंदन की सामग्री कितनी महंगी होती थी और उसने लगभग चंदन लगा के 65,000 रुपए से अधिक कमाया। प्रयागराज में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। इस महाकुंभ ने उनको बेरोजगार का अवसर दिया। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास बाइक थी वो शहर से तीर्थयात्रियों को लेके बाइक से मार्ग मेले में छोड़ा करते थे। उसके लिए 100-200 रुपए की चार्ज करते थे, जिससे उनकी भी इनकम हुई है। अब आश्चर्य करेंगे उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। अगर हम प्रयागराज के होटल इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 के इस महाकुंभ में सिर्फ 45 दिन में होटल इंडस्ट्री ने 40,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। इस महाकुंभ से फूल बेचने वाला, जूस बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, भारी पुस्तक बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इस तरह से छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार ने सिर्फ 45 दिन में इतना पैसा कमाया है कि वो सामान्य रूप में सालों बिजनेस करेंगे तभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। एयरलाइंस से लेकर प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से लेकर जो वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले थे, ऑटो चलाने वाले थे, सब ने इतना पैसा कमाया है कि वो माला माल हो गए। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा, ऊपर वाला देता जल्दी देता छप्पर फाड़ के। 2025 के इस महाकुंभ में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक, यहाँ तक कि सरकार को सिर्फ छप्पर फाड़ के दिया है। तो इस मार्ग मेले की इकोनॉमिक सिस्टम से हम समझ सकते हैं जब भी किसी धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उसके आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। चाहे वो राम मंदिर ले लीजिए, चाहे दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके आसपास बहुत लोग रोजगार पाते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जिसके लोग पैसे पे करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो जो लोग कहते हैं कोई धार्मिक आयोजन कराने से, कोई मंदिर के निर्माण से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मुझे लगता है वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक मेले का आयोजन होता है, किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस तरीके का धार्मिक आयोजन, धार्मिक मेले का आयोजन या फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जिस पैसे से ये सारे काम किए जाते हैं, अगर उन पैसों से अस्पताल बना दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, सोशल वेलफेयर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन इस तरह के सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को लेकर होता है। इस तरह के सवाल ना क्रिश्चियनिटी को लेकर होता है, ना ही इस्लामिक चीजों को लेकर होता है। हालांकि इस वीडियो ब्लॉग में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि लोग सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम के बारे में क्या वाले महाकुंभ के बारे में कि 2025 का महाकुंभ हम